नमस्ते बच्चों, मैं महेश डी फतेंगे आप सभी 8th कक्षा के छात्र और छात्राओं को इस हिंदी कक्षा के डायमंड हाई स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हम भाषा ज्ञान एक जो व्याकरण है आपका 8th कक्षा में, जैसे मैंने बताया कि 8 भाषा ज्ञान आपको पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहला भाषा ज्ञान है संज्ञा, जिसे उसका अर्थ प्रकार हमने संक्षिप्त में देख चुके हैं। तो पिछले कक्षा में हमने संज्ञा का अर्थ देखा है। उसके 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार हम पढ़ चुके हैं। 1, 2, 3 जैसे जाति, भाववाचक और व्यक्तिवाचक 3 संज्ञा का अर्थ और उसके उदाहरण के साथ हमने पिछली कक्षा में इसका अध्ययन कर चुके हैं। आज के कक्षा में हम संज्ञा के प्रकार में चौथा जो प्रकार है समूहवाचक संज्ञा देखने वाले हैं। तो समूहवाचक किसे कहते हैं और उसके उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा संज्ञा का डेफिनेशन, एक बार आपको याद दिलाता हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नामों को बोध कराने वालों को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जिसके प्रकार कितने हैं बच्चों? 5 है। 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो 3 का हमने अर्थ जान लिया है और उसके उदाहरण भी हम जान चुके हैं। अब हम चौथे प्रकार की ओर आते हैं, समूहवाचक, जिसका अर्थ मैंने बोर्ड पर लिखा है, आप नोट कर ले सकते हैं। आप पेज नंबर 15 और 16 पर इसे आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। तो समूहवाचक का अर्थ यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ: जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के समूह का बोध का मतलब माहिती, बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों फिर से एक बार आपको डेफिनेशन पढ़कर सुना रहा हूं मैं। जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये हुआ बच्चों समूहवाचक का डेफिनेशन। किसी व्यक्ति के समूह हो या प्राणी के समूह हो या किसी वस्तु के समूह का अगर बोध हो रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। पीछे से दूसरे दल ने हमला किया। इस वाक्य में समूहवाचक कहाँ है बताओ? हाँ, दल। ये क्या है? दल यानी अनेक लोग वहां पर रहते हैं, उसे समूह या दल कहा जाता है। तो पीछे से दूसरे दल ने हमला किया, तो दल यहाँ क्या बनेगा? समूहवाचक बनेगा। दूसरा उदाहरण है, सेना देश की रक्षा करती है। सेना यानी आर्मी। तो आर्मी में जिसे हम मिलिट्री फौज कहते हैं, जो उसमें एक ही व्यक्ति रहता है क्या सैनिक? नहीं, बहुत से रहते हैं। तो सेना भी समूहवाचक बन जाएगा। यहाँ पर तीसरा उदाहरण है, लड़कों की टोली रंग डाल रही है। टोली का मतलब मंडली, ग्रुप। तो यहाँ पर टोली भी क्या बन जाता है? समूहवाचक में आ जाता है। मंडली में एक ही व्यक्ति रहता है क्या? टोली में, ग्रुप में एक ही व्यक्ति रहते हैं क्या? नहीं, बहुत से व्यक्ति रहते हैं। एक से अधिक व्यक्ति रहे तो वहां पर समूह बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। यहाँ पर टोली, यहाँ पर दल, यहाँ पर सेना क्या बन जाते हैं? समूहवाचक के उदाहरण बन जाते हैं। यहाँ पर उसमें अंतिम ये 3 हम उदाहरण देख चुके हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे पूछेगा? तो एक वाक्य देगा आपको, पीछे से दूसरे दल ने हमला किया। इस वाक्य में समूहवाचक संज्ञा का रेखांकित कीजिए अथवा उसे छाट कर लिखिए। रेखांकित कीजिए मतलब अंडरलाइन करना, छाट कर लिखिए बोले तो उसके सामने ऐसा दल बोलकर लिखना, तो आपको वहां पे आपके अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर और कुछ उदाहरण देखेंगे। सेना समूहवाचक में आता है, दल समूहवाचक में आता है, झुंड, ग्रुप। हाथी का झुंड जा रहा है तो वो झुंड भी इसी में आ जाएगा। गण, गण यानी एक से अधिक लोग, गण। गुच्छा, चाबी एक हो जाती है, चाबियों का गुच्छा बहुत सारे हो जाते हैं। तो चाबी एक है तो चाबियों का गुच्छा बहुत से हो जाते हैं, वो समूह में आ जाता है। सभा, किसी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में एक ही लोग नहीं बैठते, बहुत से लोग बैठते, उसे भी समूहवाचक कहते हैं। मेला, मेला आप कहते हैं ना कन्नड़ में जात्रे बोलकर। जात्रे में, मेले में कोई एक लोग रहते नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं, उसे मेला कहते हैं। बंडल, नोटों का बंडल, नोट
एक हो जाएगा। नोटों का बंडल यानी बहुत सारे नोट हो जाएंगे, वो भी समूहवाचक में आ जाएंगे। आदि का मतलब बच्चों ये उदाहरण नहीं, आदि का मतलब एक्सेट्रा इत्यादि होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा का विस्तार मैंने यहाँ पर बताया है। तो बच्चों अब संज्ञा में हम पांचवा प्रकार जो अंतिम प्रकार है उस पांचवें प्रकार को हम देखेंगे। पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। पांचवा प्रकार कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब होता है बच्चों लिक्विड, जो पानी के जैसा रहता है, द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य पदार्थ बोले तो लिक्विड टाइप। अर्थ देखेंगे, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पे जिस वाक्य में द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, जिस संज्ञा से किसी द्रव्य का बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, यह पानी, यह ठंडा पानी है, यह ठंडा पानी है। पानी कैसा है? द्रव्य में आता है, लिक्विड है, तो क्या बन जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में ये मिल जाएगा। सोना और चांदी कीमती धातुएं हैं। सर पानी द्रव्य है, समझ में है, सोना तो कठोर होता है, वो कैसे लिक्विड हो सकता है? आपके पास प्रश्न आया होगा। अब यह बेंच लोहे का है, ये भी एक धातु है, तो वो कैसे लिक्विड हो सकता है? सभी धातुएं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, जो भी धातु है, उनको एक उष्णता पर हम उस पर गर्म कर दिया जाए तो वो भी पिघलकर क्या बन जाते हैं? लिक्विड ही बन जाते हैं। दिखने में हमें कठोर दिखते हैं, मजबूत दिखते हैं, लेकिन वो उष्णता में उसको हम एक देकर पिघलाएंगे तो पिघल जाते हैं, लिक्विड ही बनते हैं। तो सोना चांदी भी क्या है? कीमती धातु है, ये भी क्या बन जाएगा? द्रव्यवाचक बन जाएगा। अब कोई सोने चांदी का आभूषण बनाना हो तो सोने को पिघला कर ही उसे बनाया जाता है, चांदी को पिघला कर उसे बनाया जाता है। जब वो पिघलता है तो लिक्विड बन जाता है, ठंडा होने के बाद वो धातु मजबूत बन जाता है। तो हम सोना, चांदी, लोहा, जो भी धातु है, किस में आ जाएंगे बच्चों? द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। हाँ, द्रव्यवाचक में आते हैं। सोना, सोना नहीं, ये नींद का सोना नहीं, सोना नहीं, गोल्ड, गोल्ड और चांदी किस में आते हैं? धातुओं में आते हैं। बच्चों यहाँ पर अब अगला उदाहरण, बच्चा शरबत पीता है, तो यहाँ पर शरबत क्या है? लिक्विड है, पानी से बनता है, तो वो द्रव्यवाचक बन जाएगा। यहाँ पर यमुना नदी का जल निर्मल है। जल क्या है? जल का मतलब पानी। जल भी क्या होता है? लिक्विड होता है, वो भी द्रव्यवाचक में आते हैं। जो जो पदार्थ द्रव्य होते हैं, लिक्विड होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, तेल, बहुत सी चीजें हैं, वो सब, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। खाने पीने के जो भी चीजें हैं द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। यहाँ पर पानी, सोना, चांदी, शरबत, जल, ये सब किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पानी, घी, तेल, सभी प्रकार के तेल, खाने पीने के सब वस्तु आदि क्या होते हैं? द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेगा, यह ठंडा पानी है, इस वाक्य में द्रव्यवाचक संज्ञा को अंडरलाइन कीजिए या रेखांकित कीजिए या छाट कर लिखिए, यानी छाट कर आपको यहाँ पर पानी बोलकर अलग सा लिखना है। तो समझ में आया बच्चों? यहाँ पर भाषा ज्ञान एक संज्ञा में बहुत से हमने प्रकार देखे और उसके एक एक के अर्थ और कुछ उदाहरण देखे। अब मैं कुछ आपको इन पांचों प्रकारों के आधार पर कुछ प्रश्न दूंगा। मैं आपको 10 प्रश्न दूंगा, अगर आप उसे छुड़ाएंगे तो मैं समझूंगा कि ये संज्ञा व्याकरण जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अब मैं कुछ प्रश्न आपको देने जा रहा हूं, छुड़ाने की तैयार रहिए। बच्चों यहाँ पर मैं आपको संज्ञा के विषय पर कुछ प्रश्न दे रहा हूं, अगर आप इसे छुड़ाएंगे तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 5 अंक मिल सकते हैं। यहाँ पर आप अपना अपना मूल्यांकन कीजिए, अपना अपना वैल्यूएशन कीजिए कि आपको कितने अंक मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, फिर उसे छुड़ाने का प्रयत्न कीजिए। यहाँ पर नीचे दिए हुए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए और उनके नाम लिखिए। प्रश्न फिर से पढ़ रहा हूं मैं, नीचे दिए हुए वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित, रेखांकित मतलब अंडरलाइन
कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो हमें क्या करना है, जो वाक्य दिया है उसमें संज्ञा कहाँ है उसको अंडरलाइन करना है और उसका कौन सा संज्ञा प्रकार बनता है वो आगे लिखना है। अंडरलाइन करने हाफ मार्क्स मिलेगा और नाम लिखने में हाफ मार्क्स मिलेगा। यानी आपको टोटल यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हैं, ये को यहाँ हाफ मार्क्स, यहाँ हाफ मार्क्स, अंडरलाइन करने हाफ मार्क्स और नाम लिखने में हाफ मार्क्स, यानी टोटल 1 मार्क्स होगा। प्रश्न 5 है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं। आज बहुत भीड़ है, इस वाक्य में कहां पर संज्ञा है, भीड़, तो इसे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने का भीड़ किसमें आता है, मैंने आपको कहा अंत में टेबल बना लो, व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का, द्रव्यवाचक का, समूहवाचक का, भाववाचक का, जो जो मैंने अंत में लिखा है उदाहरण उसका टेबल बना लेंगे तो आपको याद में आ जाएगा, मैंने बताया है। तो भीड़ कहाँ आती है, समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है बच्चों, समूहवाचक संज्ञा। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये हाफ मार्क्स, अगर ये हाफ मार्क्स दोनों मिलाकर 1 मार्क्स हो गया। हम यहाँ पर लोगों में बड़ी घबराहट थी, तो इसमें क्या है बच्चों, घबराहट जो है संज्ञा है, तो कौन सा बनता है, वो भाववाचक संज्ञा बनता है। समझ में आया आप क्वेश्चन को कैसे छुड़ाना है। फिर से बोल रहा हूँ, वाक्य में आपको अंडरलाइन करना है हाफ मार्क्स और सही नाम लिखना है हाफ मार्क्स, तो आपके 1 मार्क्स हो गए। ये उदाहरण हो गए। अब मैं आपको यहाँ पर प्रश्न दिए है। एक प्रश्न पहला, राजू घूमने गया, कहां पर संज्ञा है पहचानिए और कौन सा बनता है लिखिए, 1 मार्क्स। शहर अब पहले जैसे नहीं रहे, इसमें संज्ञा कहाँ है, अंडरलाइन कीजिए और पहचानिए, 1 मार्क्स। वह घबरा गया, इसमें कहां पर संज्ञा है और कौन सा है। झुंड तितर बितर हो गया, इधर उधर हो गया, तो इसमें कहाँ संज्ञा है, कौन सा बनेगा। दूध जमीन पर फैल गया, यहाँ पर कहाँ संज्ञा आती है, अंडरलाइन कीजिए और कौन सा है, पहचानिए। तो आपको मालूम होगा, अगर ये छुड़ा पाएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको संज्ञा समझ में आ गई। तो यहाँ पर ढूंढिए बच्चे उसका आंसर। हाँ, आशा करता हूं मैं आप उसके उत्तर ढूंढ लिए होंगे। तो यहाँ पर राजीव क्या है, संज्ञा में राजू अंडरलाइन किए, ये क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, सेकंड कौन सा है बताइए, शहर, तो ये जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। वह घबरा गया, घबराना क्या होता है, भाववाचक बन जाता है, भाववाचक संज्ञा। तीसरा के चौथा क्या है, झुंड, झुंड यानी मेला, झुंड, ये सब किसमें आते हैं, समूहवाचक में, समूहवाचक संज्ञा। सही हो रहे उत्तर आपके, देख लीजिए वहां पर। लास्ट है दूध जमीन पर फैल गया, दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अगर आपका सही उत्तर है तो इधर हाफ मार्क्स, इधर हाफ मार्क्स, टोटल आपको 5 मार्क्स में कितने मार्क्स मिले आप खुद उसको देख लीजिए। आगे अब मैं बहुविकल्प प्रश्न देने जा रहा हूं, जिसे हम MCQ कहते हैं, उसे देखेंगे। अब आप पिछले जो मैंने संज्ञा पर आपको 5 प्रश्न दिए थे उसमें आपने 5 अंक का था, अब 5 अंक यहाँ पर आपको बता रहा हूं मैं। इसमें कितने अंक होंगे, टोटल 5 और 5, 5 और 5, 10 प्रश्न में आपको कितने अंक मिलते हैं आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं और 5 प्रश्न दे रहा हूँ, तो इसको छुड़ाने के बाद पूरा आपको संज्ञा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं प्रश्न दिया है, निम्नलिखित का मतलब नीचे दिए हुए, निम्नलिखित यानी नीचे दिए हुए में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। 5 के एक उदाहरण दिए, MCQ टाइप ने बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं ना, वैसा आपको दिया है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सही आंसर को चूज करना है। यहाँ पर निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, इसमें जातिवाचक कौन सा है, इसमें भाववाचक कौन सा है, इसमें समूहवाचक कौन सा है, इसमें द्रव्यवाचक कौन सा है, देख लो। अब आप जल्द से जल्द इसके आंसर ढूंढने का प्रयत्न कीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगा। आशा करता हूं आप आंसर ढूंढ लिए होंगे। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा देश है, चिंता है, चांदी है, तो वो तो नहीं होता। तो भोलू क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, वो क्या बन जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ में आ रहा है बच्चों। इस प्रकार से आपको टेस्ट में, एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे, तो आपको छुड़ाने आना चाहिए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा, ये सोना है, ये यमुना है,
और ये घबराहट है। तो पत्नी क्या है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। पत्नी क्या है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा, ये भारत है, चिंता है, गण है, लोहा है, तो भाववाचक क्या बन जाएगा? चिंता। यहाँ पर फोर्थ में निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बताओ कौन सा है समूहवाचक? खुशी है, गुच्छा है, पानी है या पक्षी है? तो आंसर गुच्छा जो है समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक बुढ़ापा है, बीरबल है, घी है, बहन है, बताइए कौन सा है? हाँ, द्रव्यवाचक घी है। तो यहाँ पर भोलू, पत्नी, चिंता, गुच्छा, घी, ये आपके सभी संज्ञा के प्रकार है। तो आप 10 अंक में कितने अंक ये आप खुद उसका वैल्यूएशन कीजिए। ये भाषा ज्ञान 1 जो आपको संज्ञा टॉपिक है अच्छी तरह से समझ में आया होगा ऐसी आशा करता हूं। इस पर कुछ डाउट रहे तो भी मुझे पूछ सकते हैं। अब हम भाषा ज्ञान 2 की तरफ बढ़ते हैं जो मोहरे बोलकर है। भाषा ज्ञान 2 में क्या है बच्चों? पेज नंबर 17 पर है आपको मोहरे। उन मोहरे के बारे में समझा दूंगा तो आपके 8 भाषा ज्ञान में से 2 भाषा ज्ञान समाप्त होते हैं। देखेंगे मोहरे किसे कहते हैं और उसे हमें कैसे पढ़ना लिखना है ये समझाता है। सदने के बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 निकालिए। क्या है उस पर? भाषा ज्ञान 2 मुहावरा या मुहावरे भी कहा जाता है उसे, मुहावरा या मुहावरे भी हिंदी व्याकरण में आने वाले भाग है। जैसे आपने सदने को समझ लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मुहावरा या मुहावरे को समझेंगे। क्या होते हैं मुहावरे, उसके बारे में कुछ उदाहरण आपके किताबी उदाहरण को छोड़कर 4 मैं नए उदाहरण समझा रहा हूँ। आपकी किताब में 6 उदाहरण है। टोटल ये 10 मुहावरे आप जान लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर मुहावरे किसे कहते हैं इसे हम पहले जानेंगे। सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। वाक्यांश मतलब शब्द को यहाँ पर क्या होता है? सामान्य अर्थ में बोलने के बदले विशेष अर्थ देकर, सामान्य अर्थ को छोड़कर हम एक विशेष अर्थ देकर जिसे हम बोलते हैं या वाक्य रचना करते हैं उसे हम मुहावरे कहते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, सामान्य अर्थ के बदले में विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं या मुहावरा कहलाते हैं। हिंदी ग्रामर में आने वाले इस मुहावरे को विशेष रूप से प्रकट करना, विशेष अर्थ देकर बताना, उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरे। अब आगे हम उदाहरण की ओर चलते हैं। ये मुहावरा है, उसका अर्थ है। यहाँ पर आपको टेबल बनाना है ऐसा, एक मुहावरा इधर अर्थ, तो मुहावरा इधर लिखने के बाद उसका अर्थ ये साइड लिखना है। 4 मुहावरे आपको मैं नए बता रहा हूँ। 6 मुहावरे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पर है, उसे देखकर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कमर कसना, कमर कसना बोलकर है, क्या अर्थ होता है उसका? सर कमर कसना यानी कमर को कपड़ा लेकर कस कर बंध लेना? नहीं, कमर कसना का मतलब वो नहीं होता। कमर कसना का मतलब तैयार होना। अर्थ क्या है यहाँ पर? कमर कसना मुहावरा है, अर्थ क्या है उसका? तैयार होना। तैयार होना का मतलब हमें पूर्व सिद्धता करना। अगर हमें कहीं जाना है या किसी परीक्षा की तैयारी करना है तो हमें प्री प्लानिंग करना पड़ेगा, उसे कमर कसना यानी क्रमबद्ध से तैयारी करना, तो हमें आगे कोई संकट नहीं आएंगे, उसे हम कमर कसना। उस व्यक्ति ने उस काम के लिए कमर कस लिया है तो वो तैयारी कर चुका है, पूर्व सिद्धता कर चुका है बोलकर इसका मतलब होता है। समझ में आया बच्चों? ये आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा मैं आपको बताऊंगा। अंगूठा दिखाना दूसरा मुहावरा है। अंगूठा दिखाना यानी देने से स्पष्ट इनकार करना। अंगूठा दिखाना, अब हम बोलते वो व्यक्ति मेरे पैसे देने वाला है, आज पूछने गए तो उसने अंगूठा बता दिया, उस व्यक्ति ने मुझे अंगूठा बता दिया। अंगूठा बता दिया मतलब देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उस व्यक्ति ने मुझे देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, मेरे पैसे लौटाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंगूठा दिखाना यानी मुहावरा हुआ, उसका अर्थ क्या होता है? देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना यानी खून और पसीना मिलाकर एक करना, ये नहीं है, ये मुहावरा बच्चों। खून और पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना। राम इस वर्ष
10वीं की परीक्षा के लिए खून पसीना एक कर मेहनत कर रहा है, क्यों? अच्छे अंक पाने के लिए। तो एक मुहावरा बनता है जो वाक्य में है। तो इसे खून पसीना एक करना यानी बहुत मेहनत करना, अधिक श्रम करना, अधिक से अधिक श्रम करना। जो हम एग्जाम में अपने अंक पाने के लिए अच्छे मेहनत करते हैं तो अच्छे अंक पाते हैं, हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो अंक नहीं मिलते। तो मेहनत करने के लिए हमें खून पसीना एक करना पड़ता है, नहीं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपका? और एक मुहावरे का उदाहरण दे रहा हूं यहाँ पर, अकल का अंधा। अकल का अंधा का मतलब यहाँ पर अर्थ क्या होता है? मूर्ख, बुद्धिहीन। मूर्ख अथवा बुद्धिहीन होता है अकल का अंधा। किसे कहते हैं अकल का अंधा? अकल का अंधा नहीं उसमें कोई अकल ही ना हो, अकल नहीं उसमें कोई बुद्धि ना हो, उसे हम मूर्ख कहते हैं। अब कहते हैं अब यहाँ पर रास्ते पर जा रहे हैं भाई, आगे जाते समय खड्डा है देखकर जाओ बोलकर हम किसी को बोलते हैं, मुझे मालूम है मुझे आंखें है बोलकर जाकर वो खड्डे में गिर गए तो मैंने तो कहा था उसे आगे खड्डा है बोलकर मत जा बोलकर, फिर भी उसने होशियारी बताई, अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया, जाकर खड्डे में गिर गए, उसे क्या बोलते हैं हम? मूर्ख। अगर कोई बोल रहा है तो उस बात को हमें समझना चाहिए, अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। ये ऐसे मूर्ख व्यक्ति होते हैं जो समझाने पर भी खड्डे में जाकर गिरते हैं, इसे हम मूर्ख कहते हैं। समझ में आया बच्चों? ये आपकी किताब के नहीं है, किताब के छोड़कर उदाहरण दे। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं आपको मैं बताता हूं। कमर कसना इस मुहावरे का अर्थ यह होगा, या लिखिए बोलकर देता है, नीचे ऑप्शन देता है, ए तैयार होना, बी देने से स्पष्ट इनकार करना, सी बहुत मेहनत करना, डी मूर्ख। तो हमें प्रश्न क्या पूछा है? कमर कसना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या मूर्ख बनता है, या बहुत मेहनत करना बनता है, या देने से स्पष्ट इनकार कर बनता है, या तैयार होना बनता है। तो आपका आंसर क्या होता है? तैयार होना। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है तो तब आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। मुहावरा आपको प्रश्न में देगा तो उसका अर्थ आपको नीचे ऑप्शंस में देगा, तो उसमें से ढूंढ कर लिखने के लिए आपको मुहावरे पढ़ने जरूरी है। अब ये 4 मुहावरे और आप पुस्तक में के 4 मुहावरे, आप 10 मुहावरों को पढ़ लीजिए तो कोई भी एग्जाम रहेगा तो आपको समस्या नहीं होगी। इन मुहावरों को देख लीजिए बच्चा। अब मैंने उदाहरण और अर्थ समझा दिया है। अब आपके किताब निकालिए, किताब में पेज नंबर 17 पर यहाँ पर मुहावरे दिए हैं, उसके अर्थ आपको समझाऊंगा तो आप 10 मुहावरों का अर्थ समझ चुके होंगे। पहला यहाँ पर मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना। ये सुनते ही आपको याद आया होगा मिर्च मसाला, तो उसमें राई का पहाड़ कैसे बनता है आपको बताने की जरूरत नहीं है, मालूम हो गया होगा। राई का पहाड़ ये मुहावरा है, अर्थ है छोटी सी बात को बड़ा बनाना। जैसे भोलू ने छोटी सी बात को पत्नी को बताया, पत्नी ने चंपा को, चंपा ने चमेली को, चमेली ने पूरे गांव को, गांव दूसरे गांव को बताकर क्या होगा? छोटी सी बात का बड़ा बन गया, राई का पहाड़ बन गया। जानते हैं आप राई का पहाड़ कैसे बना? तो ये मुहावरा बच्चों, राई का पहाड़ बन गया। नेक्स्ट दूसरा है आग बबूला होना। आग बबूला होना यानी अत्यंत क्रोधित होना। आप अपना टेक्स्ट बुक देखते रहिए, आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। आग बबूला यानी अत्यंत क्रोधित होना, यानी ज्यादा से ज्यादा गुस्सा आना, क्रोध में आना, ज्यादा से ज्यादा गुस्से में आने को क्या बोलते हैं? आग बबूला होना। आज गुरुजी कक्षा में आग बबूला हो गए, यानी ज्यादा से ज्यादा गुरुजी को क्रोध, वैसे तो आता नहीं फिर भी मुहावरा है, क्रोध आ गया बोलकर हम बोल सकते हैं। बाएं हाथ का खेल, तीसरा मुहावरा है यहाँ पर, बाएं हाथ का खेल अधिक आसान। उसका अर्थ क्या है? अधिक आसान। अब हम कोई काम है तो उसको क्या बोलते हैं? बायां दायां मालूम होता है आपको? लेफ्ट राइट मालूम होता है? खाना खाने हाथ को क्या करते हैं हम? दाहिना हाथ बोलते हैं, यानी राइट। और जो और एक लेफ्ट हैंड, इस हाथ को बोलते हैं। जो हमारे ये 2 हाथ है, दायां बायां, दायां बायां, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो बाएं हाथ का खेल यानी हमारे लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड में क्या है? आसान रहा। अरे डस्टर उठाना क्या है? मेरे बाएं हाथ का खेल है। यहीं पर 1 किलो का बोझ रखा तो उठाना होता है? नहीं होता। तो बाएं हाथ का खेल यानी आसान से आसान काम होना। ये तो मेरा चुटकी बजाने का बाएं हाथ का खेल है बोलते, यानी काम आसान रहा तो बाएं हाथ को हम इशारा करते, काम अगर वजन रहा तो राइट हैंड को आदेश देते हैं। तो बाएं हाथ का खेल यानी काम अधिक से अधिक आसान होना। नेक्स्ट समझ में आ रहा है बच्चों? चौथा है बालू से तेल निकालना। बालू से तेल निकालना यानी असाध्य को साध्य बनाना। बालू से तेल निकालना यानी बालू का मतलब
घर बनने के लिए रहते ना, रेती बोलते हैं हम जिसे, उसमें से तेल निकालना, बालों में से तेल निकालना, यानी ये कैसे होता है सर, ये कहां से है? मुहावरा है ये, असाध्य को साध्य कर कर दिखाना, जो काम नहीं बनता उसे बनाकर दिखाना, उसे क्या बोलते हैं? बालू में से तेल निकालना। यानी जो काम हमसे नहीं बनता, मेहनत करना, परिश्रम करना और उस काम को कर कर बताना क्या होता है? बालू में से तेल निकालना, यानी असाध्य को साध्य बनाना, असाध्य काम को साध्य बनाना। नेक्स्ट फिफ्थ है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, यानी पुलिस को देखते ही चोर क्या हुआ? भाग खड़ा हुआ। 9-2-11 होने यानी समय आने पर हम भाग खड़े हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? 9-2-11 हो जाना। छठा प्रश्न है बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ किसे बोलते हैं? यही आपको मिर्च मसाला का ही उदाहरण देता हूं मैं। छोटी सी बात को बड़ा बनते गया, बोलो ने चंपा, बोलो ने हीरा, चंपा चमेली, गांव पर पूरे गांव में फैल गई बात, यानी बात का बतंगड़। छोटी सी बात में कुछ भी नहीं, उसे छोटी सी बात को फैलाते 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 बड़ी बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं? बात का बतंगड़ बनाना, यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, मिर्च मसाला लगाकर बोलना। तो ये मुहावरे हैं बच्चों। तो यहाँ पर भाषा ज्ञान 2 में जो जो मुहावरे हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। अब ये 6 मुहावरे और जो बोर्ड पर मैंने 4 मुहावरे लिखा है, दोनों मिलाकर 10 मुहावरे होते हैं। आप एग्जाम के लिए इतने मुहावरे पढ़ेंगे तभी बहुत है। तो 10 के प्रश्न कैसे पूछेगा मैंने बताया ना। अब उदाहरण के लिए देता हूं मैं, आग बबूला होना, इस मुहावरे का अर्थ लिखिए बोलकर प्रश्न आएगा आपको। नीचे 4 ऑप्शन आएंगे, छोटी सी बात को बड़ा बनाना, या अत्यंत क्रोधित होना, या अधिक आसान होना, या असाध्य को साध्य बनाना। तो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा बताओ? हाँ, अत्यंत क्रोधित होना, ये उसका सही आंसर बनेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर भाषा ज्ञान में आपके 2 भाषा ज्ञान समाप्त होते हैं। पहला भाषा ज्ञान संज्ञा है, दूसरा भाषा ज्ञान मुहावरा है। इसे छोड़कर अभी 6 भाषा ज्ञान आपको पढ़ने हैं, जिसमें सर्वनाम है और द्विरूपति है और विशेषण है और क्रिया है और कहावतें या लोकोक्ति है और प्रेरणात्मक क्रिया है। तो ये और 6 भाषा ज्ञान पढ़ेंगे तो आपके इस कक्षा के 8 भाषा ज्ञान खत्म होंगे। तो आज हमने भाषा ज्ञान कितने खत्म किए बच्चों? 2, एक संज्ञा और दूसरा मुहावरा। आशा करता हूँ ये व्याकरण भाषा ज्ञान का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है या कुछ प्रश्न है तो मुझे फोन कर जरूर पूछ सकते हैं। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।